हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग 50 जीके जीएस और 50 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी 100 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और इससे पहले मैंने 22 प्रैक्टिस सेट लगा दिया है, अगर आपने उसे नहीं लगाया है तो उसे जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान का दिया गया है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किसके लिए होती है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XY यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम और समय का नियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 4 नंबर की, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो कौन से अधिकार यहाँ पर उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और साथ में मौलिक अधिकार भी। अगला प्रश्न आगे 6 नंबर देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 में लाया गया था। इसको अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 8वां नंबर। अब आगे यहाँ पर 8वां नंबर दे रखा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा जिन्होंने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, जो कि AMU के संस्थापक हैं, यानी इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 9 नंबर की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और साथ में आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। बीच में देख करके आप लोग मत छोड़िए, पूरा देखा कीजिए। तो इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 10 नंबर की, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर की, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। दहसाला बंदोबस्त जो है वो अकबर से संबंधित था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर दिया गया है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो बताइए क्यों गर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 13 नंबर की, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अपवर्तन के कारण ये कम गहराई दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर की, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर।
अब आगे यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से ऑप्शनों को पढ़ करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल टार। कोल टार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 17 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो देश आता है वो चीन आता है। क्या आता है, चीन आता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए कौन सा नहीं आता है बागानी कृषि के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बागानी कृषि के अंतर्गत आता है नारियल, कहवा और रबड़। यहाँ पर चावल नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आने वाला कौन सा यहाँ पर है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी गन्ना की कृषि। गन्ना की कृषि खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कौन सी लिपि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न आगे दिया गया 26 नंबर की विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 27 नंबर की भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में, ये आपको नाम बताना है बौद्ध ग्रंथ का, जिसमें नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिलिंद पन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। किसने लंगर परंपरा की नींव डाली थी जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु अमरदास ने। अगला प्रश्न आगे दिया गया 30 नंबर की पारसी धर्म के संस्थापक हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरोस्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 31 नंबर की एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बौद्ध हिंदू, बौद्ध जैन, हिंदू और जैन, और हिंदू बौद्ध और जैन। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो बताइए कहाँ पर मनाया जाता है हाथी उत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर दिया गया कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न आगे दिया गया 34 नंबर की किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, तो बताइए किस भाषा को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आगे दिया गया 35 नंबर की मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 36 नंबर की उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की भारत का सबसे पुराना स्मारक है, तो बताइए कहाँ पर भारत का सबसे पुराना स्मारक है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर की उपनिषदों की मुख्य विवेचित हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। दिए गए ऑप्शनों में से मुख्य विवेचित कौन है उपनिषदों में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न आगे दिया गया 40 नंबर की विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न आगे दिया गया 41 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस पर स्वामित्व के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। अब यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तब उनके काम कौन करेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर की भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो कहाँ से प्रभावित है ये बताना है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से ली गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड से ली गई है भारत की संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। अब अगला प्रश्न 44 नंबर दिया गया कि समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओजोन परत का कार्य क्या है समतापमंडल में, तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 45 नंबर की सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है, तो बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर अल्लामा इकबाल यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 46 नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1921 में आया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 48 नंबर की महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु बताना है महात्मा गांधी के कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न आगे दिया गया 49 नंबर की साइमन कमीशन को भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न 50 नंबर दिया गया जो कि जीके जीएस का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया कि 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है,
तो ऑप्शन दिया गया उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। तो बताइए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब हिंदी का, जो कि यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब हमारे वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करता है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका पेपर होने वाला है 9 तारीख को। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी वीर रस का। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर, और इस 52 नंबर में आपको छंद बताना है। जो पंक्ति दी गई है उसका छंद कौन सा है, ये जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया गया नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिया सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 53 नंबर, इसकी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। आपको नहीं है वो बताना है, पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अवधि। अवधि जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर की लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला भी होता है, सिंधु सुता और रमा तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर की विवाह का कौन सा पर्यायवाची है। तो विवाह का पर्यायवाची बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणय। परिणय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विवाह का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 56 नंबर दिया गया है कि त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा। त्योहार का तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिथिवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया 57 नंबर की पंडित का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूर्ख। पंडित का मूर्ख होता है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय बताइए चुलबुलापन में कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर दिया गया कि दुशासन की संधि विच्छेद कीजिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दुहधन शासन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब आगे यहाँ पर 60 नंबर दिया गया कि दाल रोटी में कौन सा समास है। तो बताइए दाल और रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। दाल रोटी में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर की किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है किसी मत का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक यहाँ पर कहा जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 62 नंबर की मधुशाला के रचयिता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर मधुशाला के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो कि मधुशाला के रचयिता हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अयोगवाह की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 3 होता है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में यहाँ पर 2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की राष्ट्रभाषा कहलाती हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 65 नंबर की बीजक के रचयिता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता है कबीर दास जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 66 नंबर की विनय पत्रिका किसकी कृति है। तो विनय पत्रिका बताना है किसकी कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 67 नंबर की दोहा में कितने चरण होते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दोहे में कितना चरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 4 चरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर की चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 69 नंबर की ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की कादम्बरी के लेखक कौन है।
तो कादम्बरी के लेखक बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 71 नंबर की गबन किसके लेखक की कृति है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गबन जो है वो किस लेखक की कृति है? गोदान और गबन जो कहलाता है उसी में से गबन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर गबन किस लेखक की कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की कृति है। अगला प्रश्न आगे दिया गया 72 नंबर और इस पंक्ति में आपको क्या बताना है? कौन सा रस है ये बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर 72 नंबर का क्या होगा। बौरों सभे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी शरत तही बान की वायु उड़ाए गए लक्षण लक्ष करो अरिहा समरथ थई। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी रौद्र रस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा रस है ये बताना है दिए गए पंक्ति में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 74 नंबर की मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो बताना है इसमें कौन सा रस है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। अब आगे यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी साहित्यकार। साहित्यकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। अब 76 नंबर दिया गया कि ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है वो बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनोदक। जीवनोदक जो है वो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का। तो आप लोग याद रखिएगा जीवेश जगदीश और परमात्मा ईश्वर के पर्यायवाची हैं, लेकिन जीवनोदक अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। तो बताइए कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलद। जलद यहाँ पर बादल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कमल का होता है शतदल सरोरुह उत्पल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आगे दिया गया 78 नंबर की शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए एक शब्द बताना है। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्त कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 79 नंबर की राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो राजेश यहाँ पर किस प्रकार की संधि का उदाहरण है जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 80 नंबर की दीनानुदीन किस समास का उदाहरण है। तो बताइए दीनानुदीन किस समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 81 नंबर की नारीर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन की रचना है नारीर कोनो देश नहीं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 82 नंबर की भूपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है इस पद में किस छंद का प्रयोग है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा छंद इसमें प्रयुक्त है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरि गीतिका का यहाँ पर प्रयोग है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 83 नंबर। अब 83 नंबर दिया गया कि शांति दूत में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शांति दूत में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति का दूत यानी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 84 नंबर की आजन्म में कौन सा समास है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आजन्म में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है आजन्म में। अगला प्रश्न आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज। पंकज जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आंखों से न देखा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगोचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 87 नंबर की ढिढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए। ढिढोरा पीटना मुहावरे का कौन सा अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्रचार करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर की तूती बोलना का सही अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तूती बोलना का सही अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रौब होना। रौब होना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तूती बोलना का। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो बताइए कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अमृत राय जी कलम के सिपाही के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। अब यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल पाठ पढ़कर आइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। अब आगे यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो विलक्षण कैसे लिखा जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी विलक्षण, ये वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर और इस पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे नौ मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो बताइए उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। यहाँ पर रस दिया गया है लेकिन छंद आपको बताना है क्योंकि ऑप्शन भी छंद में दिया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रव्रजा है। इंद्रव्रजा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया और इसमें भी पंक्ति दी गई है जिसमें आपको छंद बताना है। तो जल्दी से इसको पढ़िए और इसमें छंद बताइए कि कौन सा छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलिया। ये सभी कुंडलिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 94 नंबर की भारत भारती किसकी रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर भारत भारती किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली श्रेणीगुप्त की भारत भारती रचना है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 95 नंबर। अब आगे यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवकी नंद खत्री की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि चंद्रकांता के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 96 से लेकर के 98 तक जिसमें आपको वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना है। यहाँ पर दिया गया 96 नंबर की लड़कियां को जाने दो, लड़कियां को जाने दो। तो बताइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी लड़कियों को जाने दो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 97 नंबर। अब 97 नंबर में भी वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो आभारी हम सदा रहेंगे। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जो कि शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम सदा आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हम सदा आभारी रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 98 नंबर की नदियों बह रही है। तो नदियों बह रही है इसका शुद्ध रूप बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। जो भी आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका उत्तर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 99 नंबर की कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो बताइए कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना या फिर कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर जोशी। शिखर जोशी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि कोसी का घटवार शिखर जोशी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे एक्चुअली में इसमें भक्ति रस का दिया गया है सृष्टि हुई है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत रस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।